हेलो फ्रेंड्स, लॉ से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्रिमिनल केस दायर करने से एफआईआर करने से जजमेंट तक की प्रक्रिया। क्रिमिनल केस ट्रायल दो प्रकार के होते हैं। पहला वो कि जो पुलिस एफआईआर के आधार पर होता है। दूसरा है कंप्लेंट केस परिवाद, जिसमें सीआरपीसी की धारा 190 और 200 के तहत कोर्ट में जाते हैं। यहाँ हम सिर्फ पुलिस द्वारा की गई एफआईआर ट्रायल के बारे में बात करेंगे। इसे हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल होने से पहले का, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, तथा दूसरा कोर्ट में केस ट्रायल का, तथा तीसरा जजमेंट के बाद अपील और दया याचिका का। अपराध होने के बाद सबसे पहला काम होता है उस अपराधी की सूचना पुलिस को देना। जो व्यक्ति सूचना देता है शिकायतकर्ता कहलाता है, और जो अपराध से प्रभावित होता है वो विक्टिम यानी पीड़ित कहलाता है। सूचना देने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति सिर्फ अपराध होते हुए देखा हो, लेकिन वह व्यक्ति उस अपराध से पीड़ित न हो, अर्थात उसका हिस्सा नहीं हो, वो व्यक्ति भी शिकायतकर्ता हो सकता है। पुलिस स्वयं भी किसी अपराध की शिकायतकर्ता हो सकती है। जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी या गश्त पर है और वो कोई अपराध होते हुए देखे, तो वह पुलिस ऑफिसर स्वयं भी शिकायतकर्ता हो सकता है। इसके अलावा पुलिस को अपने किसी मुखबिर खबरी से कोई सूचना मिले, कोई अपनी पहचान बताए बिना पुलिस को सूचना दे, तो उस अपराध में भी वो पुलिस अफसर ही शिकायतकर्ता होगा। जब भी पुलिस को अपराध की सूचना मिलती है, उसका पहला काम होता है सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर रजिस्टर दर्ज करना। अगर समय नहीं है और मौके घटना स्थल पर पहुंचना जरूरी है, तो पुलिस पहले मौके पर जाकर हालात काबू में करेगी, फिर एफआईआर रजिस्टर्ड करेगी। संज्ञेय अपराध गंभीर के मामले में यदि आरोपी पकड़ा नहीं गया है, तो सबसे पहले पुलिस आरोपी को ढूंढकर सीआरपीसी की धारा 41 के तहत बिना वारंट के उसे अरेस्ट करती है। पुलिस सीआरपीसी की धारा 51 के तहत उस आरोपी की तलाशी करती है, या फिर सीआरपीसी की धारा 165 के तहत पुलिस उस स्थान की भी तलाशी कर सकती है जहां पर वह अपराधी पकड़ा गया है। जो भी सामान उस अपराधी के पास होता है, सिर्फ उसके कपड़ों को छोड़कर वह सभी सामान पुलिस अपनी अभिरक्षा कस्टडी में रख लेती है, अर्थात जब्त कर लिया जाता है। उस सामान की जब्ती रसीद भी पुलिस द्वारा आरोपी को। इसके बाद पुलिस सीआरपीसी की धारा 41 ख के तहत उस आरोपी के किसी भी परिचित या रिश्तेदार व्यक्ति को आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर करेगी। अगर जरूरी हुआ तो आरोपी के दिए गए पते पर किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा जाकर उसके घर वालों को इत्तला की जाएगी। पुलिस एफआईआर करने से पहले या फिर एफआईआर करने के बाद जैसा भी उचित समझे, वैसे अपराधी, आरोपी, अभियुक्त एवं पीड़ित व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 53, 53 क, 54 एवं 167 क के तहत मेडिकल परीक्षण के लिए पास करेगी या प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाएगी। आईपीसी की धारा 92 के अनुसार भी एक डॉक्टर घायल या रोगी व्यक्ति का उसकी सहमति के बिना उसके जीवन की रक्षा के लिए उसका इलाज कर सकती है। इन सब कार्यवाहियों के बाद अगर पुलिस को लगता है कि जिस धारा में केस बनता है वो धारा जमानती है, या फिर आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं है, तो दोनों ही स्थिति में आरोपी को सीआरपीसी की धारा
436 के तहत पुलिस थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। के लिए पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की जमानती या बेल बॉन्ड की मांग भी आरोपी से की जा सकती है। अपराध गैर जमानती धाराओं में है तो सीआरपीसी की धारा 57 के पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। इसके बाद पुलिस मजिस्ट्रेट से आरोपी की पुलिस कस्टडी मांगती है तो सीआरपीसी की धारा 167 के तहत यह मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजना है या नहीं। यदि पुलिस कस्टडी में भेजना है तो पुलिस कस्टडी 15 दिन से अधिक नहीं होगी और यदि नहीं भेजना है तो फिर मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। फिर आरोपी को जमानत देने की पावर मजिस्ट्रेट के पास ही होगी। लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला सेशन कोर्ट विचारणीय है, जैसे हत्या या रेप का मामला है, तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 209 के तहत प्रक्रिया पूरी करने के बाद केस को सेशन कोर्ट के पास सुपुर्द कर देगा। अब आगे अगले भाग में हम जानेंगे आरोपी द्वारा जमानत या अग्रिम जमानत लेने की क्या स्थिति और नियम है।